हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। आज अपना चैप्टर फिनिश होने वाला है। आज अपना 2 चैप्टर इस बैच का फिनिश हो जाएगा। सर सॉल्यूशंस कर लिया है, केमिकल काइनेटिक्स। अब हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे और जब भी कोई चैप्टर फिनिश करते हैं हम लोग, हमने क्या बोला था कि सर हम इसके क्वेश्चंस के साथ फिनिश करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस, देखो थ्योरी अलग कहानी है, वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। थ्योरी पढ़ना, उसको अप्लाई करना, दोनों बहुत डिफरेंस है। सर अभी क्या करने वाले, तो अभी पहले 5-10 मिनट हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, सारे के सारे चैप्टर को एक बार गो थ्रू करेंगे और उसके बाद सर आज खजाने में इतने सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आज मजा आ जाएगा अपने पास। सर समझो कि नीट का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। इवन एनसीईआरटी का भी तड़का मैंने डाल रखा है इस खजाने के अंदर कि भैया अगर एनसीईआरटी की कोई क्वेश्चन आते तो कैसे करने, उसके आंसर्स कैसे निकालने। पक्का? तो चलो एक काम करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स जैसा चैप्टर आपने बहुत ही सही, मतलब जो लोग भी रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो, जो लोग बैकलॉग में देख रहे हो, उन लोगों से भी भाई पूरा चैप्टर आप अच्छे से फिनिश कर लो। चैप्टर जितना हो सकता है रिवाइज करो, क्योंकि इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स हो चाहे फिजिकल का कोई भी चैप्टर हो, दे रिक्वायर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। सर जितने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज्यादा आपके लिए आसान रहेगी जिंदगी। जितने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करते जाओगे उतनी आसान रहेगी लाइफ। तो ट्राई करना, थोड़ा सा ट्राई करो जितना हो सकता है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको अगर लगता है तो आप फिर से पीडीएफ में जाके उसको फिर से देखो, फिर से दोबारा ट्राई करो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। किसी को लगता है सर क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो भाई डरना नहीं है। पहली बार जब करता है कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन, तो उसको टाइम लगना लाजमी है, मतलब ये नॉर्मल चीज है। सर सोचो ना, अभी ये चैप्टर हमने 5 दिन में पढ़ा, 5-6 घंटे में पढ़ा, अभी इसको 10 मिनट रिवाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जब पढ़ रहे थे उस टाइम लगना नेचुरल है। पहले दिन पढ़ना नेचुरल होता है, पहले दिन टाइम लगना, पहले दिन एबीसीडी सीखने में टाइम लगता है, लेकिन आज के टाइम पे वो नेचुरल है। वैसे ही सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई होती हैं, वैसे ही सेम चीजें यहाँ अप्लाई होंगी। सर आपको चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस है, जैसे अब अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने चैप्टर सभी कराए जा रहे हैं, ये 3 चैप्टर, अब सिर्फ 3 चैप्टर मत सोचो, बोर्ड्स में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। प्लस सर नीट में अपने पास मिनिमम 6 क्वेश्चंस, मिनिमम इन तीनों को मिला के 6 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। सोचो ना सर, 3 हफ्ते के अंदर, सर 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपको 6 क्वेश्चन श्योर शॉट जो पढ़ाया जा रहा है उसी से आएगा। बस इसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करते रहिए, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करते रहिए। पक्का? चलो रिवीजन स्टार्ट करें। रिवीजन देखिए, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कहां से हुआ था। चलो मैं कल की क्लास को पहले रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि कल की क्लास अपने पास ये वाले ग्राफ के क्वेश्चन बहुत किए थे हमने कल। सर कल हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ग्राफ बनाए थे। सर आज क्वेश्चंस भी बहुत सारे लेके आया मैं ग्राफ का, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं लिखता हूं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है सर? हीट को लूज करना। डेल्टा एच विल बी लेस देन 0। सर एच पी माइनस एच आर इज लेस देन 0। सर एच पी विल बी लेस देन सर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी से कम रहेगा प्रोडक्ट की एनर्जी। तो सर रिएक्टेंट की एनर्जी अगर मान लो मैं ये बनाता हूं, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। सर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसी को क्या बोलते थे हम लोग? डेल्टा एच। सर यहां पे हमने क्या बोला था कि सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर एक्टिवेशन एनर्जी। किस डायरेक्शन की? फॉरवर्ड डायरेक्शन की। सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर एक्टिवेशन एनर्जी। किस डायरेक्शन की? बैकवर्ड डायरेक्शन की। एक्टिवेशन एनर्जी किसकी बोलेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन की। फिर किसी ने बोला कि सर एक काम कर लेते, फिर किसी ने बोला कि सर एक काम कर लेते, ये आप एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ बना रहे हो, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बना रहे हो। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ होता है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ होता है, ये देखो ध्यान से। सर एनर्जी, अब यहां पे एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक अगर बनाना चाहते हो तो एंडोथर्मिक में क्या करना पड़ेगा? एंडोथर्मिक में क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन 0। सो एच पी माइनस एच आर विल बी ग्रेटर देन 0। सर एच पी विल बी ग्रेटर देन एच आर। सर एच पी क्या हो जाएगा? ग्रेटर होगा किससे? एच आर से। प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी? ग्रेटर होगी। प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी? ग्रेटर होगी। सर प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी? ग्रेटर होगी। मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्शन जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। सर यहां पे देख लो डेल्टा एच, डेल्टा एच का ग्राफ, सर ये पोर्शन क्या कहलाएगा? डेल्टा एच।
पक्का सर, थर्मोडायनामिक्स आती है नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बस चीजों को अभी के लिए टाइम बीइंग आप ये सीख लो। सर ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सर ये फॉरवर्ड है, और इधर पीछे से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड हो जाएगा। तो सर ये अपने पास चीजें दी हुई है। सर इसके इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, सर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में ये हो जाएगा। सर इस वाले केस में देखोगे तो सर यहां पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज नथिंग, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा। तो भाई अपना काम कर लो, यहां पे देख लो, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। एनर्जी का गेम है, बचपन से खेलते आ रहे बस। अच्छा कोई बोले सर ये वाली एनर्जी क्या है, तो सर ये वाली एनर्जी क्या होगी, सर प्रोडक्ट की एनर्जी। ये वाली एनर्जी क्या होगी, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी। सर ये कुछ उसकी वैल्यू होगी, कुछ इसकी वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच का गैप डेल्टा एच कहलाएगा। यहां से लेकर यहां तक, सर ये क्या था, ट्रांजिशन स्टेट था। सर ये क्या था, ट्रांजिशन स्टेट था। यहां तक पहुंचने की एनर्जी को हमने कल क्या बोला था कि सर ये कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाओगे तो फॉरवर्ड की बोल देंगे, और पीछे आओगे तो क्या बोल देंगे, बैकवर्ड की बोल देंगे। पक्का। तो रिएक्शन ऐसे देखते थे। अब रिएक्शन के अंदर देखना शुरू किया तो हमें कुछ चीजें मिली। आर्हेनियस ने बोला कि सर टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर T+10 पे देखोगे और T पे देखोगे तो इसकी वैल्यू जनरली 2 to 3 के बीच में आती है। जब कुछ ना दिया हो तो 2 ले लेना, जब जनरली 2 to 3 के बीच में आती है। जब कुछ ना दिया हो कि सर रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी है तो आप एक काम करना, 2 ले लेना, ठीक है, क्योंकि सर डबल हो जाता है, ये मान ला मिनिमम डबल तो हो ही जाएगा अगर टेम्परेचर 10 केल्विन से या 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं तो। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे तो सर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 हो जाती है। अच्छा किसने बोला सर रिलेशन बताओ ना, तो आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दे दी सर, माइनस ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सर ये इक्वेशन दी, उसमें बोला कि सर एक काम करो इसको ना तोड़ दो अपने पास। तो हमने इस इक्वेशन को लिखना शुरू किया। सर ये क्या है, तो सर ये आ गया माइनस ई अपॉन आर टी आ गया। सर इसका ग्राफ बनाया हमने कल, फिर हमने लॉग में अगर कन्वर्ट किया इसी क्वेश्चन को तो सर लॉग में देखते हैं तो लॉग में ये इक्वेशन आ गई कि सर इसका इक्वेशन ये आ गया 2.303 RT आ गया। तो सर ये क्वेश्चन ये आ गया, लॉग के आ गया। फिर किसने बोला कि सर इनके ग्राफ बनाओ, तो देखो अपने पास ग्राफ देखना अपने पास एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ बनाओगे, एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ बनाओगे। सर स्लोप अपने पास, सर एल एन ए से स्लोप कहाँ की तरफ आएगा, ये स्लोप जो होगा, ये स्लोप जो होता है ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर। ये स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर। सर एल एन लॉग के बदले लॉग का ग्राफ बनाओगे तो लॉग के का ग्राफ बनाओगे तो लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ देखना अपने पास। लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ देखोगे तो वो क्या होगा, सर यहां देखो ये लॉग ए होगा और लॉग ए से कहां चले जाओ, नीचे की तरफ चले जाओ तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए 2.303 आर। सर ये वाली वैल्यू लॉग ए हो गई। पक्का। सर ये सारी चीजें करी थी। फिर हम लोगों की लाइफ में क्या आया कि सर ये एल एन के लॉग के हो गया। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे बात की जाए तो सर K2/K1 अगर लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे ये 2.303 सर R 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। तो सर ये भी एक फॉर्मूला किया था हम लोगों ने, इससे भी न्यूमेरिकल्स कर सकते। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे आ गए। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने उठा के रख ली थी। अब ये देख लो अपने पास, ये छोटी छोटी चीजें हमने उठा के रख ली, सारे फॉर्मूलाज एक साथ कर लिए, देख लिए कि हाँ सर ये चीजें हो रही हैं। इस तरह की चीजें हमने लास्ट क्लास में ऑब्जर्व करी थी। फिर किसने बोला सर एक बात बताओ, कोलिजन थ्योरी में क्या बोलते थे। कोलिजन थ्योरी में पहले लोगों ने क्या बोला, सर कोलिजन थ्योरी में एक वर्ड यूज किया गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उन्होंने बोला कि रेट जो होता है, रेट जो होगा ZAB e की पावर माइनस EA अपॉन RT होगा, वेयर दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, where this represent fraction of molecules having energy greater or having energy greater or equal to having energy greater or equal to activation energy। ठीक है,
किसने बोला सर व्हाट इज जेड ए बी, तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया, बोला कि ये क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, जितने कोलिजन हो रहे हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। सर जितने कोलिजन हो रहे पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोल देंगे, जेड ए बी। किसने बोला सर इससे आंसर आ जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एनर्जी बैरियर एक होता है एनर्जी बैरियर, दो बैरियर होते हैं अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो, एनर्जी बैरियर और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर, एनर्जी बैरियर और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर, एनर्जी बैरियर और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। तो सर एनर्जी बैरियर ओरिएंटेशन बैरियर देख लो अपने पास। सर इसको हटाना है तो इसकी वैल्यू यहां से डाल दी। ओरिएंटेशन बैरियर के लिए फिर से हमने इसको डिफाइन किया और हमने क्या डाल दिया कि सर P ZAB e की पावर माइनस EA अपॉन RT, सर ये फॉर्मूला डाल दिया, वेयर P इज नोन एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। सर इफेक्टिव कॉलिजन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर इसी को स्टेरिक फैक्टर ही बोल देते हैं, इसी को स्टेरिक फैक्टर ही बोल देते हैं। ZAB बोलते हैं हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, ZAB बोलते हैं हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, ZAB बोलते हैं हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, और बाकी तो ये पता ही है। सर P अपने पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इससे हमारा कोलिजन थ्योरी डिफाइन हुआ, चीजें हुई, करते रहो पक्का, यही सब था लास्ट क्लास में हमने किया था। फिर किसने बोला सर बाकी है फाइनली अभी एक बार बताओ, कैटलिस्ट का इफेक्ट बताओ, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या था हमारी लाइफ में। और सर कैटलिस्ट क्या करता है, ऑल्टरनेट पाथ दे देता है। मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आप ऐसे जा रहे थे तो सर कैटलिस्ट क्या करेगा, आपको एक दूसरा पाथ दे देगा, और दूसरा पाथ सर इसमें क्या हो गया, दोनों साइड से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, फॉरवर्ड की भी कम हुई, बैकवर्ड की भी उतनी ही कम हुई। एक ऑल्टरनेट पाथ दे देता है तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। फिर हमने कल फॉर्मूला भी निकाल दिया था कि सर इसका फॉर्मूला निकालने जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम इसमें लॉग के टर्म्स में, कि सर अगर आपने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया तो कितना आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज देख लेना, बस उसी को उठा करते रहो। फिर हमने देखना शुरू किया था कि सर बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंस थी हमारी लाइफ में। अब थोड़ा शुरुआत में जाते हैं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2A + 3B, सर ये क्या दे रहा है, 4C + 5D दे रहा है। तो सर यहां पे याद करो हमने लिखना शुरू किया था कि सर रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम शॉर्टकट में ROR लिख रहे थे, वो किसके इक्वल था, -DA बाई सर क्या था 2DT, सर ये किसके इक्वल था, -DB बाई सर ये किसके इक्वल था 3DT, या फिर प्लस सर 1/4 DC बाई सर क्या हो जाएगा DT, और प्लस 1/5 सर D बाई सर DT। यही था। इसने बोला सर एक काम कीजिए, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को ना आप एक काम कीजिए, इसको क्या बोलते थे सर, इसको क्या बोलते थे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं ना, यही था ना। अब सीधा सीधा लिखना शुरू करता हूं क्योंकि बहुत बार हो चुका है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी डिवाइड बाई 3। सर इसको क्या बोलते थे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइड बाई 4। सर इसको क्या बोलते थे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइड बाई 5, where RA is nothing, rate of disappearance of A, RB is nothing, the rate of appearance of, sorry, disappearance of B, RC is nothing, rate of appearance of C, RD is nothing, sir, rate of appearance of D। करते रहो। फिर हमने सबका इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस भी निकाल दिया था। ये छोटी छोटी चीजें कर ली थी। सर मुझे बोला गया कि सर कोई रेट है, कोई अगर रिएक्शन लिखा हुआ है, मान लो ऐसा कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें ना आप एक्सपेरिमेंटल चीजें भी कर सकते हो। कैसे, तो आपको एक रेट लॉ एक्सप्रेशन बताया गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि जो रेट होता है सर रिएक्टेंट की पावर्स पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स की पावर्स पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स की पावर्स पे डिपेंड करता है। और ये पावर हो सकता है कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो और हो सकता है ना भी इक्वल हो। तो सर इस केस में क्या करेंगे, ये x और y क्या है, तो सर x क्या है, सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सर क्या है a। सर व्हाट इज y, सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सर, विथ रिस्पेक्ट टू सर b। सर ये था टोटल x प्लस वाई इज व्हाट n, और इसी को क्या बोल देंगे, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होने वाला है, पक्का। अच्छा ये एक y और ये x और y क्या है, पावर रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि सर a के रिस्पेक्ट में कितना चेंजेस हो सकता है। अगर a चेंज होगा तो उसके कारण रेट कितना तेजी से भागेगा, b में चेंज होगा तो b के कारण रेट कितना तेजी से भागेगा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये ऑर्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का ऐसे दे दूं, किसी का रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है k इंटू a की पावर 3 दिया है और b की पावर सर 2 दिया है। सर अगर मैं बोलूं कि a को 2 टाइम्स कर रहा हूं, ध्यान से सुनना,
रिवाइज करते चलो भाई, तेरे सामने तेरे साथ में नोट्स का रिवाइज करा रहा हूं। ऐसे ही घर पे आपको सोचना है कि सर ये नोट्स कैसे रिवाइज करते हैं। 1 घंटे में रिवाइज हो सकता है सर। 1 घंटा, एक चैप्टर अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है ना, एक चैप्टर अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है तो सर आप उसको रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हो। बस दिक्कत ये होती है कि हम सर करना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, अरे भाई बस हो गया ना, सर ने करा दिया, हाँ ठीक है, आराम से बैठ जाए। सोचो ना आज का सेशन हमने क्यों लिया। आज मैं इसलिए ले रहा हूं कि मुझे पता है यार चैप्टर खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके क्वेश्चंस का एंगल जब तक नहीं सीखोगे ना, जब तक क्वेश्चंस नहीं सीखोगे कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे सीखना है, ये क्वेश्चन ऐसे सीखना है, तब तक सर अपना काम नहीं होगा। तो ट्राई करो कि भाई साहब ये सब चीजें सीखते चलो जितना हो सकता है। कि सर ये देख लो, ए को 2a किया तो सर ए को डबल करोगे तो बाहर क्या आएगा, रेट कितना हो जाएगा सर, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि सर 2 को 2 यहां अंदर डालेंगे, 2 की पावर 3 बाहर आएगा। अगर मैं b को 2b कर देता हूं तो सर रेट कितना टाइम्स होगा, सर रेट कितना टाइम्स होगा, 2 की पावर कितना बाहर आएगा, सर 2 बाहर आएगा। मतलब ये ऑर्डर क्या बताता है कि सर a के अंदर कोई भी चेंज करोगे, आप a के अंदर कोई भी चेंज करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा। ये सारी चीजें हमें बता रहा होगा पक्का। सर ये देख लो, छोटी छोटी चीजें अपने पास। मुझे किसने बोला सर रेट हो गया, ऑर्डर हो गया। फिर आपने एक क्वेश्चन कराया था ऐसे वाला कि सर ए है, बी है, फिर यहाँ रेट दिया हुआ है। अगर ए की वैल्यू यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.1 है, मान लो इसकी वैल्यू x दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 0.2 किया, यहाँ 0 पॉइंट रखा तो ये 4x हो गया। यहाँ 0.1 है, इसकी वैल्यू 0.2 किया, ये 2x हो रहा है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैंने दिया था आप लोगों से। और फिर बोला था कि सर बताइए इसका सर ए और बी का ओवरऑल ऑर्डर बताइए, कैसे निकालोगे। तो इस केस में हम लोग क्या देखते थे, पहले तो हमने लंबा मेथड किया था। लंबा मेथड क्या किया था कि सर सबको लिख रहे थे ऐसे कि सर रेट मान लेंगे कि k इंटू ए की पावर x, ए की पावर x, b की पावर क्या y। अब फिर क्या करेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, सर रेट यहाँ x है तो ऐसे करके सॉल्व करें। अभी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सर सीधा सीधा देख लो, सर यहाँ a डबल हुआ, b सेम है, a डबल हुआ, सर रेट कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स। तो मतलब सर a की पावर कितनी ले लूंगा मैं, a की पावर कितनी ले लूंगा, सर सीधा सीधा a की पावर कितनी ले लूंगा, 2। क्यों, क्योंकि आप किसी को डबल कर रहे हो और बाहर का इंपैक्ट कितना आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, मतलब a की पावर कितना हो गया, 2। सर b वाले में देखो, सर a को कांस्टेंट कर दो, इसको और इसको देखो, a कांस्टेंट है, b को आपने डबल किया, रेट सेम आ रहा है, सेम रेट क्या आ रहा है, डे डबल उतना ही आ रहा है, नहीं डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो मतलब b की पावर कितनी है, 1। तो ये एक्सपेरिमेंट वाइज क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने देखना शुरू किया कि सर एक मॉलिक्यूलरिटी होती है, एक मॉलिक्यूलरिटी होती है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि सर हर एक स्टेप में आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। सर डिफाइंड फॉर ईच स्टेप, डिफाइंड फॉर ईच स्टेप, हर एक स्टेप के लिए डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कोलिजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कोलिजन। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये अंडरगोइंग कोलिजन्स। सर एक सिंपल सी बात बताऊं, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 4 बहुत ज्यादा, इक्वल टू 4 बहुत रेयर होती है, जनरली 2 और 3 के बीच में ही रह जाती है। सर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप के लिए डिफाइंड है। ऑर्डर के रिस्पेक्ट में देखो तो ऑर्डर की वैल्यू ना पावर है, तो पावर क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, सर फ्रैक्शन हो सकती है, जीरो हो सकता है, क्योंकि पावर किसी का ये हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। ऑर्डर के बारे में बात करें तो सर ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी थी, एक्सपेरिमेंट से निकल के आती है, आप देख के नहीं बता सकते अनटिल और अनलेस एलिमेंट्री रिएक्शन हो। एलिमेंट्री रिएक्शन में आप बोल सकते हो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में सिंपल सा, अगर A है, ये 2A है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट K इंटू ए की पावर स्क्वायर। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें 2-3 स्टेप हैं, तो सर उसके स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे देख लो, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे लिखा हुआ है, स्टेप अलग अलग लिखे हुए हैं, तो सर उसमें जो स्टेप्स होंगे, मान लो ये A से C बना रहा है, मान लो ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ से C से अपने पास B बन रहा है, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप इक्विलिब्रियम में है, और B से अपने पास D बन रहा है। ओवरऑल रिएक्शन A से D जा रहा है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो यहां देखोगे तो रेट किसके होगा, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट कौन है, सर C है, लेकिन अब C इंटरमीडिएट है तो उसको हम लोग क्या करने चाहेंगे, ट्राई करेंगे हटाने के लिए। तो उसके लिए कैसे हटाएंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले में निकाल दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, C इंटू ए, तो सर K इक्विलिब्रियम इंटू ए, इसी को लिख सकते हैं C। तो सर यहाँ पे C के बदले ये लिख सकते हैं K इंटू के इक्विलिब्रियम ए। रीजन कि हम इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं लिखते, और ये पावर ऑर्डर कितना हो गया, A की पावर 1।
तो ऐसे हमने करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप है वही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस कहलाता था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमने करी हैं ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। ये अपने पास किया हुआ है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ऑर्डर क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है, ये छोटी छोटी चीजें आपको करते जाना है। पक्का यहां तक की चीजें हो गई। अब सर एक बात बताओ अब एक बात बताना सर, हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाला था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाला। देख बेटा सब कुछ रिवाइज करा के फिर तुझे क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा। होता है ना कि भाई सब कुछ पिछले सारे कर्म कांड करके के का यूनिट क्या होगा, तो सर यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ रिएक्टेंट की पावर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर किस पे, एन। सर इसका जो जनरल टर्म आता था वो क्या आता था सर, ऊपर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आएगा डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर, उसकी पावर कितना हो गया एन। सर एक जनरल टर्म निकालते थे तो मोल्स 1 माइनस एन आता था, लीटर n माइनस 1 आता था, सेकेंड इनवर्स आता था। कोई भी ऑर्डर होगा उसके हिसाब से निकाल लो। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऐसे आ गया। सर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल ली, फिर हमें किसने बोला सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कुछ रिलेशन निकालो। तो सर ये हमने पढ़ा था कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं बात करूं नेट रेट ऑफ रिएक्शन की, तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड, जितना रेट फॉरवर्ड में जाएगा माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। सर जितना फॉरवर्ड जाएगा और जितना बैकवर्ड जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। सर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है ये जीरो, तो सर ये क्या हो जाएगा केएफ। सर प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट ये है रिएक्टेंट और इसका रिएक्टेंट कौन है, ये है। तो सर हमने यहाँ से एक चीज निकाली थी, केएफ अपॉन के बी इज नोन एज के इक्विलिब्रियम, और इसी को हम लोग लिखते थे कि सर बी अपॉन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी अपॉन ए। यही था शायद रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, इसी को क्या बोल देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये सब चीजें करी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करने के बाद हम लोग आ गए थे इंटीग्रेटेड रेट लॉज पे। इंटीग्रेटेड रेट लॉज में हमने क्या देखना शुरू किया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉज में हमने क्या देखना शुरू किया कि सबसे पहले जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन किया। सर मेरे पास एक चीज आ गई कि आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी। तो सर ये आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन, के क्या है रेट कांस्टेंट, टी क्या है टाइम। सर अगर हाफ लाइफ इसका निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आर नॉट बाई 2k आ जाएगा। सर 100% निकालने जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा आर नॉट बाई के हो जाएगा। इसके केस में हमने बताया कि सर t100 कितना है 2 टाइम्स t50 है। सर t75 कितना है, सर ये कितना है 1.5 टाइम्स t50 है। सर t25 कितना है, सर 0.5 इंटू t50 है। इसके केस में अगर रिएक्शन स्टार्ट होती है तो दो हाफ लाइफ में खत्म हो जाती है। अगर मैं इसका हाफ लाइफ 1 लूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, और अगले हाफ लाइफ के बाद देखूंगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी जीरो। तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में ये होगा। सर उसके बाद देखो जीरो ऑर्डर के बाद कहानी देखो, तो जीरो ऑर्डर के बाद अगर हम देखते हैं तो सर कौन सा आता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा एलएन का कॉन्सेप्ट आ गया, और एलएन मतलब कि सर ये आ जाएगा आर नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू के टी, या फिर लॉग में लिखते हो तो यही फॉर्मूला लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। तो सर ये दो फॉर्मूलाज आ गए, इसके बाद किसने बोला कि नहीं सर एक काम कीजिए फर्स्ट ऑर्डर में और क्या किया, तो इसका हाफ लाइफ जो आया वो इंडिपेंडेंट आ गया, ln 2/k आ गया, या फिर 0.693 अपॉन k आ गया। इसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ गया। इसका t75% कैलकुलेट करने का ये 2 टाइम्स t50 आ गया। इसका सर इनफाइनाइट टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, सर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सर इसके लिए हम लोगों ने क्या निकाला एवरेज लाइफ, कि एवरेज लाइफ कितना होगा, तो सर एवरेज लाइफ मतलब जहां पे रिएक्टेंट कितना हो जाए सर आर नॉट बाई ई हो जाए, रिएक्टेंट कितना हो जाए आर नॉट बाई ई, और इसकी वैल्यू निकाली तो 1/k आ गया। टी एवरेज कितना आ गया 1/k आ गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें करी हमने। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ निकाल के ये सब चीजें करके फिर हमने ग्राफ रफ बनाई इसके सारे कि हाँ सर ग्राफ कैसा होगा। सर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के बाद हमने अपना डेरिवेशन थोड़ा चेंज किया। हम लोग आ गए कि भाई एक काम करते हैं, अगर मुझसे किसी ने बोला कि सर nth ऑर्डर बताओ, nth ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, nth ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं कि सर nth ऑर्डर क्या होगा। तो nth ऑर्डर के बारे में बात करो, क्या हो रहा होगा nth ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो nth ऑर्डर ऐसा दिख जाएगा कि सर
सर अगर मैं इसको सही से डिराइव करूंगा तो आर टी की पावर n माइनस वन माइनस आर नॉट की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू के टी। सर यहाँ से आप ये सारा इक्वेशन वैलिड है एक्सेप्ट सर वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर, वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर, लेकिन एक्सेप्ट अपने पास एक्सेप्ट n इज इक्वल्स टू वन, एक्सेप्ट n इज इक्वल्स टू वन। सर इसका हाफ लाइफ निकालेंगे अगर किसी nth ऑर्डर का, तो हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर जो आएगा वो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर आर नॉट की पावर इतना n माइनस वन। तो ये सब चीजें करी, यहां से हमने हाफ लाइफ देखा। सर ऑर्डर का कैलकुलेशन यहां से भी कर सकते हो कि सर हाफ लाइफ को देख के आप ये निकाल लो। तो ये छोटी छोटी चीजें nth ऑर्डर में कर ली थी हम लोगों ने कि सर nth ऑर्डर में ये होगा इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर से सॉरी फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो ऑर्डर पूछे उसका निकालते रहो। उसका हम लोग क्या कर रहे थे, ये सब चीजें निकाल रहे थे। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड रेट लॉस किया था, इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, इसके ऊपर सारी कहानी करी थी। और उसके बाद फिर से हम लोग कहाँ आ गए थे सर, वही ग्राफ वाले क्वेश्चन पे, रिएक्टेंट वाले पे। पक्का? तो सर ये देख लो, मैंने 4-5 पेज में आपको सारा समझाने की कोशिश करी, सारी चीजें लिख लिख के दिखाने की कोशिश करी। ट्राई करो सर, अब क्वेश्चंस के अलावा बाकी सब चीज आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीजें कल की क्लास में हमने कर रखी थी। पक्का? श्योर हो? तो रिवाइज कर लिया। अब एक काम करते हैं, अब आते हैं सर खजाने के ऊपर और खजाने को देखना शुरू करते हैं, खजाने को देखना शुरू करते हैं और वो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसा दिख रहा है अपने को। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है कि गिवन द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम दिया गया, इंथैल्पी चेंज निकालना है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। सर इंथैल्पी चेंज और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स रिएक्शन। ओके, इंथैल्पी चेंज क्या होगा सर? इंथैल्पी चेंज क्या काउंट करते हैं हम लोग? इंथैल्पी चेंज कौन सा काउंट करेंगे सर? ये दोनों के बीच का जो गैप है यही तो है इंथैल्पी चेंज। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। और ये कितना हो गया, डेल्टा एच। देख भाई, जिसने ग्राफ किया है उसको पता है सर ये y और y, तो ये ऑप्शन कट कर दो। ठीक है, इंथैल्पी चेंज ये पता चल गया। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, सो बैकवर्ड रिएक्शन का अगर यहां से यहां तक जाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी में, तो सर कौन सा आएगा अपने पास? सर बताओगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड क्या आ जाएगा सर? क्या आ जाएगा? मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि सर यहां से बैकवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट आना है, तो यहां से उठाए कहां आऊंगा, पीछे की तरफ। तो सर ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाएगा सर, बैकवर्ड रिएक्शन का। तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई। सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है ये। ग्राफ के क्वेश्चंस ना एग्जाम में मार्क्स देंगे, एग्जाम में आपको मार्क्स भी देंगे प्लस विद इन सेकंड मार्क्स दे रहे होंगे, एग्जाम में विद इन सेकंड मार्क्स दे रहे होंगे। तो ये ध्यान रखना अपने पास कि ये क्वेश्चन देख लो, कोई कैलकुलेशन नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस में कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा सीधा रिएक्शन, सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा देखो अपने आंसर टिक करके आओ। पक्का? चलो भाई नेक्स्ट देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना खजाने में क्या है सर। फिर से एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, अब खुद से ड्रॉ कर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खुद से ट्राई करो। सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा ड्रॉ होगा सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कहां होता है ऊपर, प्रोडक्ट कहां होता है नीचे। सर ग्राफ ऐसा बना रहे थे हम लोग, अब फटाफट देख लो सर। ये अपने पास कल वाला ग्राफ बना लो एग्जाम में विद इन सेकेंड। ये वाला चीज क्या है, डेल्टा एच। सर ये वाली चीज को हम लोग क्या बोलेंगे सर? ये चीज को हम लोग क्या बोलेंगे सर? एक्टिवेशन एनर्जी किसका, फॉरवर्ड का। एक्टिवेशन एनर्जी किसका बोलेंगे, फॉरवर्ड का। ये एनर्जी का ग्राफ है और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ है। सर ये देख लो क्या हो जाएगा सर, यहां से लेकर यहां तक अगर आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। सर सबकी वैल्यूज दी हुई हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी गई है एक्सोथर्मिक, इस फॉरवर्ड रिएक्शन की कितनी दी गई है? तो सर फॉरवर्ड रिएक्शन की है 80। हीट ऑफ रिएक्शन कितना दिया गया है सर? ये है -200। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B। वो पूछ रहा है उल्टा B to A का बता दो। सर B to A वाले का कितना हो जाएगा सर? B to A वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब हीट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस एक्सोथर्मिक है, तो गलती से भी ये माइनस मत लेना, पता चला माइनस ये ले रहे हो। ये एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो गया सर? एक्सोथर्मिक मतलब इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना यहाँ ग्राफ में, तो यहाँ ग्राफ में हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। गलती से ही मत ले लेना, सीधा सीधा। सर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड किसके इक्वल होगा? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड किसके इक्वल होगा सर? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस सर डेल्टा एच का। याद रखना यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड लिया है,
क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ना सर, यहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे माइनस ही आएगा सर। यार ना ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा थोड़ा ना होगा सर ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस, ऐसा नहीं होगा ना, यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। तो कितना हो गया सर, ये 80 और प्लस क्या हो गया 200 सर 280। भाई दो जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे ये चीज अपने पास टाइम लग रहा है समझने में, तो एक काम करना भाई, इसको अलग से लिख लेना। ग्राफ में डेल्टा एच का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहे। ये जितना ग्राफ है ना, जितने भी ग्राफ हमने बनाए, इसमें एक काम करना साइड में लिख देना, इधर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग। क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। पक्का? तो इस तरह का काम कर लो। नेक्स्ट किसने बोला कि सर एक काम कीजिए, ये हो गया। अब एक काम करो सर, ये क्वेश्चन हो गया, क्या आंसर आ जाएगा 280, ये क्या आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? अरे सर ये तो बहुत खतरनाक सा लग रहा है, ए से बी है, ए से बी जा रहा है, K1 दिया है, रेट कांस्टेंट K2 दिया है, बोल रहा है टेम्परेचर बताओ जहां पे दोनों इक्वल हो जाए, जहां दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अच्छा तो कोई बात नहीं सर, दोनों इक्वल करने हैं तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दो सर। सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिए जितना हो सकता है। 20,000 बाई टी है और यहाँ पे क्या है 10 की पावर 12 है, e की पावर माइनस 24,606 डिवाइड बाई टी है, यही है। पक्का? अब एक काम करो सर, ये 10 की पावर 10 इधर गया तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10 गया तो इधर कितना हो गया? 10 की पावर 2, इधर e की पावर माइनस 20,000 बाई टी है, और इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, e की पावर माइनस 24,606 लिख सकता हूं। पक्का? देख लो मैंने क्या किया, मैंने इधर 10 की पावर 10 को इधर लेके चला गया और 10 की पावर 2 बचा, इसको पूरे को उठा के मैंने किसके, अब e की पावर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो माइनस 20,000 डिवाइड बाई टी प्लस 24,606 डिवाइड बाई टी, और दिस विल बी 10 की पावर 2। सर e की पावर कितना हो गया? अगर इसको सम करके देख लो तो माइनस 4606 अपॉन टी, सॉरी प्लस 4606 टी, यही हो गया, और दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2। अब एक काम करिए, दोनों साइड क्या करना शुरू कर दो, दोनों साइड ln लेना शुरू कर दो, ln लेना शुरू कर दो। ln लोगे तो क्या होगा सर, एक काम करते हैं ना, ln e की पावर 4606 अपॉन टी है सर, इसको लेंगे तो ln 10 की पावर क्या हो जाएगा 2। सर ln e 1 होता है, ये सीधा सीधा कितना आ गया, पावर कम हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन ln 2 ln 10 आएगा, और ln 10 log 10 की वैल्यू, सर log 10 की वैल्यू 1 होती है, ln 10 मतलब कितना हो जाएगा, इसको कितना लिखूंगा 2.303 log 10, तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.303। तो सर देख लो अपने पास, ये 4606 डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2.303। सर यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4606 डिवाइड बाई 4.606। देख लो, क्योंकि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर देखोगे तो कितना आ जाएगा 1000 केल्विन आ जाएगा। सर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना सर, तो ये सब क्वेश्चंस आपको मतलब एग्जाम हॉल में अगर आपको पहले से देखा हुआ है, सॉल्व करने का तरीका आपको पता हो, तो आप सर बहुत ही आसानी से मार्क्स गेन करोगे, और प्लस आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ यार मैं इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कि सर जहां पे K1 K2 के इक्वल हो रहा है, जहां पे K1 किसके इक्वल हो जा रहा है, K2 के इक्वल हो जा रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन ट्राई करो जितना हो सकता है। सर एक बार अगर आपको लगता है नहीं सर मैंने पहली बार किया, थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा लेके ट्राई कीजिए। आप घर पे देखिए टेम्परेचर क्या होगा, नीचे का एलसीएम बराबर 24,000 प्लस में है तो प्लस में आ गया 4006, जो डिफरेंस है आ गया, यहां सॉल्व करना शुरू कर दो, हो गया। पक्का? सर देख लो अपने पास इस तरह क्वेश्चन खजाने में, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस डाले गए। सर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब चलो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हीट इवॉल्व्ड और हीट एब्जॉर्ब, मतलब डेल्टा एच की बात कर रहा है। डेल्टा एच क्या होगा, जो इंथैल्पी है रिएक्शन की, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, कैटलिस्ट के केस में सर चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या रिमेन्स अनइफेक्टेड, में इंक्रीज और डिक्रीज। याद करो हमने कल लिखा भी है, कैटलिस्ट क्या करता है। अगर मैं कैटलिस्ट के बारे में बात करूं तो कैटलिस्ट क्या करता था, याद करो ग्राफ में वो क्या करेगा सर, वो ग्राफ में ना बस एक रास्ता अलग प्रोवाइड कर देगा, लेकिन सर उससे बस क्या होगा सर, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, डेल्टा एच की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सर इसमें ना ही कोई चेंज होता, हीट में कोई चेंज नहीं होता है, हीट रिमेन्स अनरिफेक्टेड, हीट रिमेन्स अनइफेक्टेड। हाँ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी,
गिव्स एनर्जी एंड सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट इन सबको चेंज नहीं करता, कैटलिस्ट का काम ये बस रास्ता अलग दे देना, बाकी सेम चीज आएगी। देख लो भाई अगला क्वेश्चन देख भाई फिर से, अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला है सर, हमने कल ही फॉर्मूला किया हुआ है, कल ही हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है, log k2/k1 का फॉर्मूला हमने किया हुआ है कि सर व्हाट इज log k2/k1। अगर मैं log k2/k1 लेता हूं, याद करो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी पे, तो ये क्या होता था, ये अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 ये लिखते थे। अब उसने क्या किया भाई साहब, ग्राफ ले लिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कोई बात नहीं, इसका कुछ नहीं, चेंज क्या करना है, 2.303 R ये क्या है log k2/k1। सर ये देख लो अपने पास नीचे क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे T1 T2 आ जाएगा, यहाँ T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो सर ये वाला वैल्यू खोजो कहाँ पे है, log k2/k1 T2 माइनस T1, क्या आंसर आ जाएगा मेरे लिए, आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे लिए सर, बी वाला ऑप्शन k2/k1। देखो यही आ रहा है शायद, कल तक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, अभी जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। जिनको लगता है भाई वीडियो पॉज कर करके आप कर लो, अगर लगता है कि सर मुझे आता है क्वेश्चन मैं कर लेता, मैं हिंट नहीं देखना चाहता, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि आपसे मैं चाह रहा हूं आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखो, क्वेश्चंस विद इन सेकंड करना सीखो। चैप्टर कंप्लीट हो रहा है लेकिन साथ साथ में क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, साथ साथ में क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, पक्का। चल भाई अगला देख, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे सर ये तो अब आप खुद ही बनाओगे, ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही आना चाहिए, इस क्वेश्चन में मुझे सॉल्यूशन बताने की जरूरत भी ना पड़े, मुझे सॉल्यूशन भी नहीं बताना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है सर, कौन सी चीज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे तो आपको दिख रहा होगा कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ए है, लेकिन ए तो डायरेक्ट ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो सर ए के बदले क्या लिख सकते हैं, व्हाट विल बी ए, सर ए को हम लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए प्लस बी इज नथिंग, सर क्या हो जाएगा सी, तो सर ए इज नथिंग सी माइनस बी, तो सर कौन सा आंसर आ जाएगा, सर डी ऑप्शन आ जाएगा, देख लो पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब सारे के सारे सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। सर ये देखो क्वेश्चन, सर log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाए, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाए, सर स्ट्रेट लाइन है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कितनी दी गई है, 5 दी गई है, OX की वैल्यू 5 दी गई है, स्लोप कितना है, तो सर स्लोप इस लाइन का स्लोप कितना है, तो सर इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप कितना है, सर स्लोप अपने पास -1.2303। सर एक बात बताना, ये log k इज व्हाट, log a माइनस ये अपॉन 2.303 R और ये 1/t यही था। तो सर अगर ये y एक्सिस पे है, और ये अगर x एक्सिस पे है, तो सर स्लोप कितना होगा, स्लोप यही तो होगा, यही होगा। तो सर स्लोप की वैल्यू कितनी दी गई है, स्लोप की वैल्यू क्या दी गई है, देख लो स्लोप क्या है मेरे पास, सर स्लोप की वैल्यू -1.2303 दी गई है, वहां पे इसके हिसाब से अगर देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303 R। सर एक काम करें 2.303 कैंसिल, व्हाट इज ई ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर के इक्वल, और अगर आर की वैल्यू कैलोरी में याद करो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कैलोरी हो जाती है, आर की वैल्यू क्या हो जाती है 2 कैलोरी। तो सर आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो पक्का एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं, ग्राफ को बस मैनिपुलेट करो, ग्राफ को मैं सर log a के बाद log a पूछता तो सर log a क्या ले लेता मैं, log a की वैल्यू क्या हो जाती 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाती एंटी log 5 मतलब 10 की पावर -5, लेकिन ए पूछा ही नहीं उसने, आर्हेनियस फैक्टर पूछता ही नहीं उसको, ऑब्वियस उसको काम किससे है, उसको काम एक्टिवेशन एनर्जी से। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, कुछ नहीं सर, ये ग्राफ का स्लोप इस स्लोप को इक्वल कर दो सर, माइनस माइनस कैंसिल, 2.303 कैंसिल, ये की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, आर की इक्वल, सर हो गया। आर की वैल्यू सर 2-3 होती है, याद करो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, आर की वैल्यू सर 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन था, जूल्स पर मोल पर केल्विन था सर, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, या फिर मतलब 1.99 होता है, बट ठीक है इसको 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन हो जाता है। तो ये ऐसे करके देख लो, आर की वैल्यू ऐसे निकालनी थी, पक्का सर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये सर ये सुंदर सा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
अब इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आ गए अपने पास। क्यों? क्योंकि सर एनसीईआरटी में देखो ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना सर शानदार से, ये अब देख लो, ये प्रेशर का क्वेश्चन, कोई बोले अरे सर आपने प्रेशर पढ़ा दिया, प्रेशर का क्वेश्चन आता है क्या? भाई देख तेरे सामने रखा हुआ है, N2O5 डिकम्पोज कर रहा है, कैसे? N2O4 प्लस O2 में, ठीक है सर। शुरुआत का प्रेशर कैसा होगा? अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है सर। याद करो पहले एक चीज, फॉर्मूला याद करो सर, ये क्या होता था? लॉग R0 बाई RT होता था, एंड दैट इज इक्वल्स टू सर क्या होता था? KT अपॉन 2.303। सर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट को लेते थे। सिमिलरली यहाँ पे सर, यहाँ पे अब प्रेशर किसका लेंगे सर? याद करो हमने ये फॉर्मूला लिखा था, प्रेशर इनिशियल किसका लेंगे? रिएक्टेंट का। सब कुछ सेम रहेगा। प्रेशर फाइनल किसका लेंगे सर? प्रेशर फाइनल किसका लेंगे? रिएक्टेंट का। और ये किसके इक्वल होगा सर? ये किसके इक्वल होगा? KT अपॉन 2.303। सर ये किसके इक्वल होगा? KT अपॉन 2.303। तो सर ऐसे स्टार्ट करो। अब सर किसने बोला सर कैसे करें सॉल्व? लाओ भाई क्या करना है सर, अपने पास सर ये दिया हुआ इक्वेशन 2N2O5 दिया हुआ है सर, इससे क्या बनाने वाले हैं सर? ये क्या बनाने वाले हैं? 2N2O4 दिया है सर, इससे ये बनाएंगे प्लस O2 ये बनाएंगे। एक बात बताओ, जब टाइम जब जीरो है उस टाइम पे जो प्रेशर दिया गया है वो किसका प्रेशर होगा? सिर्फ और सिर्फ इसी का प्रेशर होगा। इन लोगों का प्रेशर तो जीरो ही होगा ना उस टाइम पे। टाइम इज इक्वल्स टू टी ले लेते हैं, टाइम कितना? 100 सेकेंड्स ले लेते हैं। 100 सेकेंड्स के बाद सर इसमें से कितना गया होगा? 2x चला गया होगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 मोल्स जाएंगे, इसके 2 मोल्स जाएंगे, इसके 2 मोल्स जाएंगे, तो इसके कितने बनेंगे? 2 मोल्स, और इसके कितने बनेंगे? x। सर एक बात बताओ सर, एट 100 सेकेंड्स पी टोटल कितना है? पी टोटल कितना है? 0.512। और ये किसके इक्वल होगा सर? इन सबके इक्वल होगा, इन सबके इक्वल हो जाएगा। ये सबके इक्वल हो जाएगा। तो -2x प्लस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.012। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.012। तो एक काम करो अपने पास, अब पूरा निकालो फॉर्मूला। सर क्या पुट करूं? मुझे K निकालना है सर। इनिशियल प्रेशर कितना है रिएक्टेंट का? इतना। बाद का प्रेशर कितना है? 0. कितना हो जाएगा सर? 0.5 माइनस कितना लूं? -2x लूं, तो 2x कितना हो गया सर? 0.012। ये पूरा का पूरा, एंड दैट इज इक्वल्स टू सर k इंटू टाइम कितना है? 100 सेकेंड्स डिवाइड बाई 2.303। करके सॉल्व करके आंसर निकालो। सर k की वैल्यू निकालते रहो। इसके केस में कितना हो जाएगा? लॉग 0.5 माइनस ये कितना हो गया? 0.5 माइनस 0.024। सर इसकी वैल्यू डाल दो, k इंटू 100 अपॉन 2.303। बस हो गया। कैलकुलेशन करते रहोगे अपने पास। अब कैलकुलेशन की बात है, अब ये कैलकुलेशन करेंगे 0.5 के बदले यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? ये कितना हो जाएगा? 0. कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 7। 0.476। सर अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, और यहाँ से k की वैल्यू, सब कुछ दिया हुआ है, आप k की वैल्यू निकाल लो। तो देखो सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन कब भाव लोग देंगे? जब एग्जाम में आ जाएगा। जब एग्जाम में एनटीए वाला पूछ लेगा ना, तब बोलेंगे अरे भाई साहब ये भी पढ़ना था। तो इसीलिए पहले ही अलर्ट मोड पे डाल रहा हूं कि भाई साहब देख लो, फॉर्मूले में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन बस चेंजेस क्या कर रहे कि सर वहां रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे, अब क्या लेना शुरू कर रहे हैं? प्रेशर लेना शुरू कर रहे हैं। वहां रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था, अब क्या ले रहे हैं? प्रेशर ले रहे हैं। पक्का सर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी एनसीईआरटी का सुंदर सा क्वेश्चन, जहां की सब सर्च करो कहां से, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ना बेटा। अब वो बात है कि जब एग्जाम बीत जाए फिर हम लेके आए कि देखो बेटा जो पढ़ाया वही आया, और तुम देखो कि हाँ यार पढ़ाया था, मैंने गलती कर दी, मैंने नहीं पढ़ा उस टाइम पे, वो फील ना करो। बेटर है कि जो पढ़ाया जा रहा है ना सर उसको एंजॉय करो, ये प्रोसेस एंजॉय करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। ठीक है ना। वो मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ धोनी का। MS धोनी का एक इंटरव्यू सुनना, उसमें यही बोलता है कि आजकल के लोग क्या सोचते हैं रिजल्ट के बारे में, कि सर रिजल्ट आ जाए, कि हम ये मैच जीत जाएं, ये कब जीत जाएं। लेकिन जो प्रोसेस है ना, डेली डेली जो आप मेहनत करते हो, आप देखो ना विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग डेली अपने पास क्या करते, प्रैक्टिस कर रहे थे। शाम को मैच होता है तब भी सुबह शाम लगे पड़े। कोई ये बोले अरे सर मैं क्यों मेहनत करूं, मैं तो सीधा शाम को जाके मैच खेलूंगा। भाई कोई भी होगा ना, सबको मेहनत करनी पड़ती है। रीजन सर, नीरज चोपड़ा को देखा है ना हम लोगों ने। नीरज चोपड़ा पता है 4 साल में एक बार ओलंपिक पार्टिसिपेट करना है। इस साल, अभी पिछले साल जीत गया है, फिर भी अभी लगातार अगले 4 साल फिर से मेहनत कर रहा है, ताकि फिर से अगला ओलंपिक में भी क्या लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए। तो ट्राई करो सर। ये ना जो एक एक दिन की मेहनत होती है ना, दिखती नहीं है।
एक एक दिन जो आप अपने ऊपर जो टॉर्चर ले रहे हो, दिमाग पे ऐसे मोबाइल लेके सामने बैठे हुए हो, दुनिया से छोड़ छाड़ के ये दुनिया में ये सब करने में लगे पड़े हो सर, ये ना एक एक दिन की मेहनत जो ऐड होगी ना, तो मुझे भी नहीं पता कौन सी जगह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना पता है कि सर जो पढ़ाया है ना, जो ये आज 6 क्लास है ना, 6 क्लास है, 6 क्लास के अंदर अपना कम से कम एग्जाम हॉल में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, अब आपके ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करो। अब कुछ लोग होते हैं कि देख रहे, हाँ भाई, हाँ 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 सर सही कर रहे हैं, ठीक है सर को आता है, मतलब ठीक है, समझ में आता। अरे भाई देख मत, खुद हाथ लेके करेगा ना, हाथ में पेन लेके करेगा ना, तब पता चलेगा कितना टाइम लग रहा है। मैंने कर दिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है, काम करो, इसको फिर से हटाओ, वीडियो को पीछे ले जाओ, सिर्फ क्वेश्चन देखो और फिर से करके देखो, तब तो पता चलेगा ना आप सर यूज कर पा रहे हो दिमाग या नहीं यूज कर पा रहे। फाइनल आंसर निकाल के देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जाके मैच करो, देखोगे यार सही में सर सच बोल रहे झूठ बोल रहे, जाके देखो उसको और सोचो कि यार मेरा ध्यान तो कभी गया ही नहीं, मुझे पढ़ाया गया लेकिन मैं कभी देख सोचा ही नहीं उस बारे में। तो ट्राई कर भाई, रिजल्ट ऐसे छोटे छोटे एक्सेप्शनल काम से शुरू होते हैं। सर ये देखो अपने पास ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर इसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है और वो किस में दिया है, किलो जूल्स में, 209.5 किलो जूल्स में दिया है, ठीक है ना। किलो जूल्स इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अभी देखो एक दिक्कत होती है, क्या, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एक बात बताओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से थे, ये कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से थे सर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन, हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन। ये कौन से लोग थे, खुद सोचो ना, ये कौन से लोग होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाले कौन से लोग होंगे सर। याद करो, हमने अपने पास अभी शुरुआत में रिवीजन करते टाइम भी लिखा है सर, इस एक्सपोनेंशियल पावर को ही हम लोग क्या बोलते थे, यही तो थे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को x ले लूं तो मैं आप, क्योंकि बार बार इतना लंबा कौन लिखेगा, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, यही लिखूंगा पक्का। सर एक बात बताना, x हो गया, एक काम करते हैं ln x ले लें तो क्या हो जाएगा, ln e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और ये पावर ln x क्या आ जाएगा सर, ये माइनस ई अपॉन आर टी आ जाएगा, यही होगा, ये अपॉन आर टी आ जाएगा। x की वैल्यू ln x को log x में कन्वर्ट कर दो तो सर ये 2.303 आ जाएगा और दिस विल बी माइनस ई अपॉन आर टी। सर एक काम करें, log x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। देख भाई किलो जूल्स क्यों हाईलाइट किया था, क्यों, क्योंकि तू देख अब क्या गलती करने वाला था सर। ये कितना पुट करता सर, माइनस 209.5, सर यहाँ पे 2.303 और r की वैल्यू कितनी पुट कर देते, 8.314। अगर तुमने 8.314 पुट किया तो वो जूल्स में होता है, ये किस में होगा, किलो जूल्स में, इसीलिए मैंने किलो जूल्स को इतना हाईलाइट किया था। सर इसको भी जूल्स में पुट करेंगे, ये भी जूल्स में होगा। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 581 केल्विन है, तो सर इसको पुट करेंगे, यहां से आंसर आना शुरू होगा। सर जो भी होगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो कैलकुलेट कर ही लेते यार, अपने वो कैलकुलेट कर ही लेते, ठीक है, ओके चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना है। तो सर 209.5 9.5 इंटू 1000 नहीं था, डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 8.314। बेटा अब मेरे से कंपेयर मत करना क्योंकि मुझे एग्जाम देना नहीं है, आपको देना है, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा टाइम सेव करना है, तो इसलिए अपना मैं टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें माइनस 18.83 आ जाएगा। लॉग एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 18.83। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर इसको लेंगे एंटी लॉग माइनस 18.83। किसी को लगे सर एंटी लॉग सॉल्व करने नहीं आता, बेटा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम हॉवर में अगर आया तो एंटी लॉग की वैल्यूज दी होंगी, लॉग की वैल्यूज दे दी जाती है, एंटी लॉग की वैल्यूज दे दी जाती है, तो आप उसके बारे में टेंशन मत लेना, ठीक है, उसके बारे में टेंशन मत लेना। बाकी बेसिक मैथ्स में आपको एंटी लॉग, लॉग की वैल्यूज निकालना सिखाया जा चुका होगा, नहीं भी सिखाया गया तो कोई बात नहीं, आप उसको अभी उसको लेकर टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, उसको लेके अपने पास मत दिमाग लगाना कैसे हो रहा है, ये देख लो अपने पास कि इसकी वैल्यूज कैसे निकाली। सर इसको एक्स क्यों माना, क्योंकि भाई हर एक बार इतना कौन लिखता फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी है, काम करो एक्स ले लो, हो गया, इससे क्या हो गया, एक्स 7 हो गया, काम आसान है। ऐसे बस बता रहा हूं, एंटी लॉग में माइनस 18 है ना, तो बस काम करना घर पे ना, जब भी आंसर देखोगे तो 10 की पावर माइनस 19 में देखना, हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 19 में देखना, अगर एंटी लॉग माइनस में है तो उससे एक ज्यादा माइनस में हम लोग देखते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये देख लो, ये सुंदर से क्वेश्चन है सारे सर, एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मतलब देखोगे ना, कैलकुलेशन छोड़ दो, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट समझने में फोकस करो यार, कैसे कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन सर, ये स्ट्रॉन्टियम का 90 ऐसे है, मतलब सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, ये SR90 है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, उसका नंबर सर 1 माइक्रोग्राम है। किसी बच्चे ने बोला कि सर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, SR90 SR जो है उसका हाफ लाइफ कितना दिया है, 28.1 ईयर्स, 28.1 ईयर्स, ठीक है, हाफ लाइफ दिया हुआ है 28.1 ईयर्स, ठीक है, 28.1 ईयर्स दिया हुआ है। सर ये बोल रहा है कि 1 माइक्रोग्राम मान लो किसी बच्चे को मिल गया, कैल्शियम के बदले स्ट्रोंटियम चला गया, 10 साल के बाद और 60 साल के बाद क्या होने वाला है, 10 ईयर्स और 60 ईयर्स के बाद उसके अंदर कितना रहेगा। सर R0 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 माइक्रोग्राम दी गई है, मतलब 10⁻⁻6 दिया है, या माइक्रोग्राम में रहने दो, क्या ही जा रहा है। सर अब आपसे पूछ रहा है कि R की वैल्यू बताओ 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, पहले ये निकालना है आफ्टर 10 ईयर्स। एक बात बताओ पहले, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितना रेडियो एक्टिव डीके होता है, हाफ लाइफ उसका क्या होता है सर, हाफ लाइफ उसका क्या होगा, ये होगा। यहां से मुझे क्या आ गई, इससे मुझे क्या आ गया सर, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई सर, 0.693 अपॉन 28.1 ईयर इनवर्स। सर यहाँ ईयर्स में चल रहा है, जैसे रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग की जाती है। अगर मैं बोलूं कि मेरी एज कम है या ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कैसे चेक करेगी, तो सर मेरे अंदर से क्या करेगी, टीथ का एक सैंपल लेगी, छोटा सा एक पोर्शन, और वहां पे चेक करेगी भाई तुम्हारे बचपन में एक नॉर्मली इतना मानते थे, आज तुम्हारे पास इतना बचा हुआ है, तो भाई उसके हिसाब से मेरी एज बता देगी। उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड ना, हम लोग सब लोग बायो पढ़ने वाले तो हमें पता है कार्बन डेटिंग मेथड। तो वही सेम चीज यहाँ लगाई दी जाएगी। जैसे बच्चे बोला कैल्शियम का स्ट्रोंटियम है, तो स्ट्रोंटियम जाएगा 10 साल बाद क्या होने वाला है, तो 10 साल बाद क्या फॉर्मूला लगेगा सर, log R0/RT, यही लगने वाला है, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट सर, KT अपॉन 2.303। एक काम करो सर, log R0 कितना है, 1 माइक्रोग्राम ही रहने देते हैं, माइक्रोग्राम में निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो 10⁻⁻6 का गेम कौन खेलेगा। और k की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन टाइम कितना है 10 साल, ये कितना आ गया, नीचे आ जाएगा 28.1, ये k हो गया, और t 2.303। तो सर यहां से अब सिंपल सिंपल सा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना हो गया 6.93 डिवाइड बाई 2.303 एंड डिवाइड बाई 28.1। तो सर कितना आ रहा है सर, इसकी वैल्यू देखेंगे log 1/RT की वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.107। सर यहाँ से आप देखो तो इसको लिख सकते हो log, अपने RT को ऊपर लेके आ जाओ तो RT की पावर -1 लिख सकते हो, ऊपर आ जाएगा तो, ठीक है, और इसको लिख सकते हो 0.107। यहाँ से सर RT log -log RT इज इक्वल्स टू 0.107। सर ये देखना अपने पास log RT की वैल्यू कितनी आ गई सर, रिएक्टेंट एट टाइम t कितना आ जाएगा 0.107 -0.107, और सर रिएक्टेंट एट टाइम t कितना आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -0.107। सर इसका एंटी लॉग सॉल्व करते रहिए, इसका एंटी लॉग सॉल्व करते रहो, इसका एंटी लॉग सॉल्व करते रहो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। एंटी लॉग की टेंशन मत ले लेना भाई कि भाई सर वो एंटी लॉग मुझे नहीं निकालने आता, वो एंटी लॉग अगर एग्जाम में आया तो दे देगा। आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि सर 10 साल बाद कितना होगा। किसने बोला नहीं सर आफ्टर 60 ईयर्स निकालो, आफ्टर 60 ईयर्स निकालने जाएंगे तो उसके केस में भी सेम ही लिखना है। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे log 1 अपॉन सर रिएक्टेंट आफ्टर टाइम कितना, सर k की वैल्यू कितनी है k की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन 28.1 इंटू टाइम कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 2.303। फिर से सॉल्व करके निकालते रहो। मैंने 1 इसलिए लिया बिकॉज माइक्रोग्राम में ही आंसर, जो भी आएगा माइक्रोग्राम में आंसर निकाल दो। सर एग्जाम में देख ले अपने पास छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन। बस आपको ये याद रखना रेडियो एक्टिव डीके या बैक्टीरिया ग्रोथ या अपने पास रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव डीके में हमेशा याद रखना कि भाई साहब ये क्या हो रहे होते, डीके कर रहे होते, और डीके करेंगे तो सर वो क्या करेंगे अपने कॉन्सेंट्रेशन को फर्स्ट ऑर्डर में डीके कर रहे होते। ये रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। पक्का सर हो जाएगा। देख भाई क्वेश्चन शानदार शानदार से। सर ये क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है।
सर के की इक्वेशन दी गई है, के की इक्वेशन दी गई है, बोला जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के दिखाओ। के की इक्वेशन दी गई है, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के दिखाओ। सर एक बात बताओ, के का इक्वेशन क्या दिया गया है, 4.5 इंटू 10 की पावर 11 सर इंटू ई की पावर -28,000 के बाई टी, यही लिखा हुआ है। सर के का नॉर्मली इक्वेशन क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, यही होता है। एक काम करो ना अपने पास, सर शुरू हो जाओ। सर ए की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ए की वैल्यू ऐसे निकालनी तो नहीं थी, बट हाँ यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -28,000 सर डिवाइड बाई टी, कैल्विन बस कुछ नहीं यूनिट है। सर टेम्परेचर से टेम्परेचर गया, माइनस से माइनस गया, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, 28,000 इंटू आर लिख सकता हूं, और यही क्या हो जाएगा, अगर आर की वैल्यू पुट कर दूं 28,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी पुट कर दूं 8.314, कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर, बताते रहो, एक्टिवेशन एनर्जी निकालते रहो, एक्टिवेशन एनर्जी निकालते रहो, हो गया अपने पास। सर इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह की चीजें निकालते रहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना, क्वेश्चन देख लो। अब ये सब क्वेश्चन भाई एनटीए वालों ने, नीट वालों ने जिस दिन पूछा ना बेटा, सब लोग अरे सर ये कहाँ था, ये कहाँ था, सब एनसीईआरटी में। इसलिए बोलते हैं कि भैया एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि एक तो आपको बोर्ड्स में हेल्प करेगी, प्लस साथ साथ में नीट में भी आपकी बहुत तगड़ी हेल्प करने वाला है। तुम्हें ये क्वेश्चन कहीं और से भी नहीं, एनसीईआरटी के हैं, इसलिए मैं जानबूझ के उठा के लाया हूँ कि देख लो, एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत कर देना भाई। ये देख अगला क्वेश्चन अगेन फिर से एनसीईआरटी है, इसने एग्जैक्टली वही सेम छाप के लाया, क्योंकि भाई तुम्हें बताना है कि हाँ भाई सामने वाला। अब तुम क्वेश्चन को देख लो, फिर से लॉग के दिया हुआ है। लॉग की इक्वेशन क्या होती है सर, लॉग के की इक्वेशन दी हुई है। लॉग के क्या है सर, लॉग के की इक्वेशन दी गई है सर, कितना 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4, कैल्विन कुछ नहीं यूनिट है टेम्परेचर का। सर एक बात बताओ सर, लॉग के सर लॉग ए यही लिखते थे ना, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 टी लिखते थे, आर टी यही लिखते थे शायद। तो सर इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास सर, 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी, सर ये माइनस इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर लिख सकते हैं, यही होगा आर टी। देखो टी से टी कैंसिल आउट हो गया सर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा 2.303 आर टाइम्स 1.25 इंटू 10 की पावर 4। सर सॉल्व करेंगे, जूल्स में एनर्जी निकालना है तो ये 8.314 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर 4, इतना क्या आ जाएगा, जूल्स में एनर्जी आ जाएगी। तो सर पहला पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का निकाल सकते हैं। सर देख लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सारे के सारे, कोई अलग से भी नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, लेकिन साथ में एनसीईआरटी और क्या मजे लिए, बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट। सर देखो पहला पार्ट तो सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ गई, जितनी भी आएगी वो कैलकुलेशन, अब आप थोड़ा सा उसके ऊपर खुद से फोकस करना, कैलकुलेशन ठीक है वो छोड़ दो। सर ये बोल रहा है व्हाट टेम्परेचर, जब उसका हाफ पीरियड कितना हो जाए 256 मिनट, हाफ पीरियड सर कौन सा टेम्परेचर होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो सर कुछ नहीं, एक बात बताओ, हाफ लाइफ दिया है कितना 256 मिनट, एक बात बताना व्हाट इज के, के को क्या लिख सकता हूं 0.693 अपॉन टी हाफ लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि सर देखो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, आ गया सर, के की वैल्यू आ गई। अब सर टेम्परेचर निकालना है के और टेम्परेचर का, तो सर के और टेम्परेचर के बदले यहां लॉग के के बदले क्या लिख सकता हूं 0.693 अपॉन 256 लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू सर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी लिख सकता हूं। देखो ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, उठा के पुट कर दो। तो सर एनसीईआरटी से ज्यादा चालाक आदमी नहीं है कोई, एनसीईआरटी ना अपने पास बहुत सही बुक है, सीधा सीधा इनडायरेक्ट वे में देखना बेटा, तुझसे एक्टिवेशन एनर्जी के भी क्वेश्चन करा लिए, तुझसे टेम्परेचर का भी रिलेशन निकलवा लिया। अब एग्जाम में एनटीए वाले को पूछना होगा, या तो ये पूछ लेगा, नहीं तो पगल वाला पूछ लेगा कि सर किसी का लॉग के की वैल्यू दी हुई है, बताओ कौन से टेम्परेचर पे उसका हाफ लाइफ इतना होगा, बता दो भाई कौन से टेम्परेचर पे हाफ लाइफ होगा। सर कुछ नहीं, के की वैल्यू निकाल लो हाफ लाइफ से, और के की वैल्यू हाफ लाइफ से निकाल के टेम्परेचर निकाल दो, के की वैल्यू हाफ लाइफ से निकाल के टेम्परेचर निकाल दो, पक्का हो जाएगा सर। एक्टिवेशन एनर्जी अपने पास कौन से टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, रेट कांस्टेंट कैसे फ्लक्चुएट करता है, श्योर है सर, हो जाएगी चीजें, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, ये देख क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, सर ये कौन सी चीज दी गई है, ये कौन सी चीज दी गई है T1, ये क्या दिया गया है T2। सर
T1 दिया गया है 293 केल्विन, सर T2 दिया गया है आपको कितना 313 केल्विन। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब K2 बाई K1, सर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, क्योंकि आपको 4 टाइम करने का, बस क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर, क्वेश्चन ना बोल रहा है कि सर 4 टाइम्स कैसे, सर रेट ऑफ रिएक्शन किसी का 4 टाइम्स हो जा रहा है अगर टेम्परेचर आपने इतना बढ़ाया तो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालो, सर क्या फर्क पड़ रहा है, अब तो हमें फॉर्मूला याद है सर, log K2 बाई K1 इज नथिंग सर, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, बस पुट करेंगे सर, ई एक्टिवेशन एनर्जी बाहर आ जाएगी। कैसे, अरे सर log K2 बाई K1, ये तो सीधा 4 लिख देता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी 2.303 R। अब बेटा तेरे से कैलकुलेशन तो पक्का करवाएगा, क्योंकि भाई एग्जाम हॉल में कुछ तो मेहनत करेंगे ना सर, कैलकुलेशन करोगे, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R, सर ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालने की कोशिश भी मत करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना हो गया 293, सर ये कितना हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी 0.6 2.303 इंटू R सर इंटू 293 इंटू 313 डिवाइडेड बाई, सर कितने से डिवाइड कर दूं, 20 से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 20 आएगा। सर जो भी एनर्जी आर की वैल्यू पुट करो, एनर्जी क्या आ जाएगी जूल्स में, एक्टिवेशन एनर्जी निकालते रहो। कैलकुलेशन सर ये लास्ट वाली वैल्यू के चक्कर में मत पड़ो, वो निकाल लोगे। मुझे लगता है कि एग्जाम हॉल में, भाई एग्जाम हॉल में ना कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, डोंट वरी। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि मैं ये फॉर्मूला साथ में लगा पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लो कि मैं कर पा रहा हूं या नहीं। ठीक, कैलकुलेशन कर लोगे, उतना मुझे भरोसा है, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सुंदर, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है सर, सुंदर से सुंदर क्वेश्चन जो बोलते हैं ना सर, ये अपने पास क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान से पढ़ के देखो सर, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन, मतलब सर 10% कंप्लीशन, 10% कंप्लीशन के बारे में, 10% कंप्लीशन हो रहा है इस रिएक्शन का एट 298 केल्विन। सेम रिएक्शन को सर वो बोल रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन का, लेकिन बस टेम्परेचर चेंज किया गया है, इसको कितना रख दिया गया 308 केल्विन, यही है शायद। दोनों का टाइम इक्वल है। एक बात बताना, व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या होता है सर 2.303 अपॉन के लॉग R0 बाई RT लिख सकता हूं। अरे सर कैसे लिख दिया, एक बात बताना भाई, लॉग R0 बाई RT क्या था, R0 बाई RT क्या होता था सर, K इंटू टी अपॉन 2.303 था, यही तो था, तो इससे उठा के ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। टाइम को इधर रख दिया, 2.33 अपॉन के कर दिया। अब एक बात बताना सर, टाइम दोनों का इक्वल है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो इससे क्या मिलेगा मुझे सर, दोनों का रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर अलग अलग है मतलब रेट कांस्टेंट अलग है। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा आप इसको इक्वल करो, बोल रहा है इफ वैल्यू ऑफ ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे दिया, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। सर के एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, सर के कैसे निकालते हैं, तो के का फॉर्मूला तो ये होता है सर, यही होता है ना। तो सर ए की वैल्यू दी हुई है, ये पता चल जाए, टेम्परेचर तो दिया हुआ है, लेकिन सर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो एक काम करते, देखो अब क्वेश्चन कैसे मेहनत करवा रहा है सर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारा केमिकल काइनेटिक्स यूज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। इसका 10% कंप्लीशन का मतलब क्या हो गया 2.303 अपॉन, यहाँ पे K1 ले लेते हैं, ठीक है, K1 ले लेते हैं, या 298 ले लो, हटाओ K 298, ठीक है, लॉग सर 10% कंप्लीशन मतलब 100, 10% चला गया तो 100 बाई 90, सर यहाँ क्या हो गया 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा K2 एंड दिस विल बी लॉग 100 अपॉन सर 25% मतलब 75% अभी भी है, यही होगा सर पक्का। सर ये 0 से 0 चला गया, ये अपने पास 3 हो गया, ये कितना हो गया 4, तो log 10/9, log 10/9 अगर मैं, चलो पहले एक काम करता हूँ, ये K2 के बदले इसको K2 ना लिख के 308 केल्विन, 2.30 से 2.303 चला गया। एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, K308 डिवाइड बाई K298 इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, log 4/3 डिवाइडेड बाई log 10/9 लिख सकता हूं, देखो ये इधर चला गया नीचे, पक्का
अब log 4/3, log 4/3 सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको K2 लिख दूं, इसको K1 लिख दूं। इसका रेशियो देखोगे तो log 4/3 क्या आ जाएगा, अगर मैं बोलता हूं log 4/3 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.125। log 10/9 देखोगे, log 10/9 देखोगे, log 10/9 देखोगे अगर आप, तो log अपने पास 10/9, सर इसकी वैल्यू आएगी 0.046। ठीक है, अगर इन तीनों को अगर सही से निकाला जाए तो 0.125 डिवाइड बाई 0.046 कितना आ जाएगा, 2.7 के आसपास, 2.7 के आसपास। ठीक है, तो K2/K1 का रेशियो क्या आ गया, 2.7। अब मुझसे सर इससे क्या फायदा है, तो सर K2/K1 से मुझे पता है क्या निकल जाएगा। सर याद करो, हमने पढ़ा एक फॉर्मूला, देख भाई सबसे सुंदर, मतलब आज के सबसे तगड़े न्यूमेरिकल्स में से एक है। सर इस वाले फॉर्मूले से आपने क्या निकाला, K2/K1 का रेशियो। फिर इसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सर K2/K1, सर इसकी वैल्यू 2.7 रख दी। सर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पता, उसी को तो निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सर R की वैल्यू 8.314। सर 1 अपॉन T1, T1 कितना है, T1 कितना लिया है 298 माइनस 1 अपॉन 308। सर यहां से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालोगे, एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग 2.303 इंटू 8.314 इंटू लॉग 2.7 इंटू सर कितना हो जाएगा 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाय 308 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 10। सर ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अपने पास। एक्टिवेशन एनर्जी निकल के कितनी आई, कैलकुलेशन को तो छोड़ दे भाई, कैलकुलेशन कभी भी एग्जाम हॉल में एक बात जान जा, एग्जाम हॉल में 298 कभी ना देगा, यहाँ 300 दे देगा, यहाँ 310 दे देगा, ताकि तेरी कैलकुलेशन आसान रहे। वो ऐसी चीजें नहीं देगा कि आपको इतना कैलकुलेट करने में टाइम लगे। मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बोल रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट सीखो कि सर मुझे यहां से K2/K1 मिला, फिर K2/K1 से क्या मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर जाके मैं क्या निकाल सकता हूं, पहले एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा, फिर क्या निकाल सकता हूं, K at 318 केल्विन। जो भी एक्टिवेशन एनर्जी की यहां से वैल्यू आएगी, जितनी भी आएगी अपने पास, अगर मैं निकालना चाहूं तो कितनी आ जाएगी, अगर मैं निकालना चाहूं तो कितनी आ जाएगी, सर देख लो अपने पास 2.303 इंटू 8314 इंटू लॉग 2.7 इंटू 298 इंटू 308। सर इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75,807.9 जूल्स। इतने जूल्स आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। तुम बोलोगे सर अब एक्टिवेशन एनर्जी आ गई तो सर वो बताओ K at 318 का। देख बेटा, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला यूज हो गया, अब तीसरा फॉर्मूला देख। K की वैल्यू किस पे निकालनी है, 318 केल्विन पे। सर व्हाट इज K, सर A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो सर अब सॉल्व करते रहो। कैसे, तो सर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, वो 4 इंटू 10 की पावर 10। ए की वैल्यू कितनी दी है, 4 इंटू 10 की पावर 10। ई की पावर माइनस ई ए की वैल्यू कितनी आई है, अभी शायद 70 कितना आया था, 70 कितना आया था अपने पास, 75,800 था। अब वो कैलकुलेशन बहुत गंदी सी हो गई, मुझे ही पता है, ठीक है ना। अपने पास 9 ले लो, डिवाइड बाई आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 318। अब ये सॉल्व करके आ जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ये कैलकुलेशन पे फोकस करो। आज मेरा मोटो है ही नहीं कि आप कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करो, मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट लगाना सीखो। और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और इन सबसे बेस्ड हैं सर, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस देख लो, इस तरह क्वेश्चंस आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस तरह क्वेश्चंस आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पक्का सर देख लो अपने पास इस तरह की चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, हो जाएगा सर। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, एक ही न्यूमेरिकल के अंदर 3-3 फॉर्मूला। लेकिन हाँ सर ये तब हो पाएगा जब आप पूरा प्रैक्टिस करके पूरा फॉर्मूलाज देख के आए होगे। पक्का। चल भाई और देख क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी कम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये सर रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है सर। इसके हिसाब से एक बात बताना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर। इसके हिसाब से सर एक सिंपल सी बात बताओ, रेट क्या होगा इस रिएक्शन का, रेट क्या होगा सर, -DN2O5 बाई dt प्लस DNO2 बाई कितना हो जाएगा 2dt
और ये कितना होगा प्लस 1/1/1/2 करूंगा और ये कितना हो जाएगा dO2/dt, यही होगा शायद। तो सर फाइनली जो रेट आएगा, एक मिनट देखना अपने पास, रेट जो आएगा, अच्छा रेट इसका फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट को मैं क्या लिख सकता हूं, रेट को मैं क्या लिखूंगा सर k इंटू N2O5, यही लिखूंगा। अगर के रिएक्शन लिख देता हूं क्योंकि बार बार आपको ये के आर लिख देता हूं, के रिएक्शन के लिख देता हूं। सर अब चलो शुरू कर दो, ये बताओ, ये लिख सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू DNO2/2 dt लिख सकता हूं। सर सुंदर सा क्वेश्चन है, 2 टाइम्स DO2/dt लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 1/2 ऊपर चला गया, 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे किसने बोला सर एक बात बताओ, DN2O5 को आप यहां से क्या लिखोगे, DN2O5 को यहां से क्या लिखोगे सर, DN2O5 माइनस 2N, सर सीधा सीधा N2O5 के इक्वल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, के आर, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है सर, के आर इज इक्वल टू के डैश N2O5 दिया गया, ठीक है। इससे क्या चीज पता चल गई सर, के आर किसके इक्वल है, के डैश के इक्वल है, के आर किसके इक्वल है, के डैश के इक्वल है, ठीक है। यहां से मुझे ये पता चल गया सर के आर किसके इक्वल है, के डैश के इक्वल है। सर पहली बार कर रहा हूं इसलिए इतना लिख लिख के कर रहा हूं। सर DNO2/dt देख लो, DNO2/dt देख लो, DNO2/dt देखो, DNO2/dt क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स के आर N2O5, यही लिखूंगा शायद। और इसकी वैल्यू इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू इन्होंने लिखा है K डबल डैश N2O5। सर इन दोनों अगर इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वेट करके देख लो, ये अगर दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर लो। सर 2 टाइम्स के आर इज इक्वल्स टू के डबल डैश हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स के आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स के आर, के डबल डैश हो जाएगा। फिर देख लो अपने पास DO2/dt को अगर ध्यान से लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, के आर N2O5 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, और दिस विल बी इक्वल्स टू के ट्रिपल डैश N2O5। सर यहां से के ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या आ गई, KR/2। सर अब इन तीनों को इक्वेट करना है, देख लो KR की वैल्यू, सर रेट कांस्टेंट, के डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, उसके इक्वल, के डबल डैश की वैल्यू किसके, कौन ज्यादा बड़ा होगा कौन छोटा होगा, अपने पास ये इक्वेशन लेके आना है। सर दोनों को इक्वेट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, देख लो। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, या अगर मैं सबको किस में रिलेट करने की कोशिश करूं, सबको के आर के टर्म्स में लिखना शुरू कर दूं तो कौन सा होगा सर, के डबल डैश 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो के डैश को अगर ऐसे लिख देता हूं मैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि के आर के इक्वल करना है तो वो के आर के इक्वल कब होगा, के डबल डैश बाई 2, और ये क्या हो जाएगा के आर के इक्वल 2 टाइम्स के ट्रिपल डैश। तो सर ये आ जाएगा अपने पास। अब ये देख लो कहीं मिल रहा है, यस मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। कैसे किया, तो सर कुछ नहीं, सबको ये तीनों अलग अलग वैल्यूज आ रही है तो एक काम करो, इन तीनों में फैक्टर कौन सा कॉमन है, के आर के हिसाब से लिख दो, के आर किसके इक्वल है, के डैश के इक्वल, इसके के आर, ये सब तीनों किसके इक्वल कर दो, मैं के आर की वैल्यू लिख रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के डैश के टर्म में लिख रहा हूं, के डबल डैश के टर्म में लिख रहा हूं, के ट्रिपल डैश के टर्म में लिख रहा हूं। ये कुछ नहीं, बस एक नया तरीका बना रहे हैं, बस अपने को लंबा चौड़ा एक तरीका बना के क्वेश्चन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का, एक होता है ना कि क्वेश्चन करवाने का एक तरीका है कि सर नया क्वेश्चन देंगे तो कैसा करोगे आप, किस तरह का क्वेश्चन कर रहे होगे आप, पक्का। चल भाई अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन देखो। सर रेट लॉ दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, सर रेट लॉ के हिसाब से क्या होगा, सर रेट लॉ के हिसाब से पहली चीज बताओ इसका रेट लॉ क्या होगा, तो सर इसके केस में क्या लिखोगे, सर रेट इज इक्वल्स टू क्या लिखने वाला हूं सर, माइनस DAB डिवाइडेड बाई सर 2dt and this will be plus DA2 divided by dt is equals to plus DB2 divided by dt, यही लिखूंगा। सर रेट की वैल्यू और क्या लिख सकता हूं, तो रेट की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, K1 टाइम्स AB की पावर कितनी 2, यही होगी। अब उठा के पुट कर लो, K1 की पावर AB/2, सर देख लो अपने पास, सर माइनस DAB बाई dt लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी। यहां दिया नहीं है मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 मिसिंग है। सर माइनस DA2/dt क्यों होगा, माइनस थोड़ी ना होता है भाई, DA2/dt माइनस थोड़ी ना होगा, प्लस में होगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सर यहाँ देख लो DA2/dt किसके इक्वल हो रहा है, तो सर एक किसके इक्वल हो रहा है, तो सर कुछ नहीं, अगर मैं इसको K1 ले रहा हूं
माइनस Da2 बाई माइनस Dp2 है ना, रेट लॉ ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ये माइनस सब में दे दिया है ना, तो कितना हो गया, तो फिर Da2 ये भी हट गया, ये वाला ले लो, Da2 बाई dt हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या, ये वाला रेट किसके इक्वल हो गया, तो इसके इक्वल, और ये भी स्क्वायर नहीं होगा यार, यहाँ ये भी स्क्वायर होगा, इसको कट कर दो, ये किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ये थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ है, इसका ऑप्शन गड़बड़ है, ये दोनों माइनस माइनस में, तीनों माइनस में, ये तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हुआ, ये वाला अपने पास आंसर ले लो, बात खत्म। क्यों, क्योंकि सर Da2 बाई Da2 बाई dt जो होगा वो किसके इक्वल होगा सर, K1 इंटू ए बी का स्क्वायर, वो टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, उसको K1 बाई ए बी का स्क्वायर कर दो, हो गया, पक्का, ऐसे करते रहिए। नेक्स्ट देख लो अपने पास, सर ये क्वेश्चन दिया है स्लो और फास्ट, याद करो हमने अभी शायद स्टार्ट किया तब भी मैंने शायद इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे। सर एक बात बताना, इस केस में के इक्विलिब्रियम कितना लिख सकता हूं सर, के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट में कितना है, ए डबल है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई A2 लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका मुझे यूज होने वाला है। सर यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम A2, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो सर के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 और A2 की पावर कितनी 1/2। मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि आगे वाले इक्वेशन में देखो ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो स्लोएस्ट स्टेप में रेट क्या लिखते, स्लोएस्ट स्टेप के लिए रेट क्या लिखते, स्लोएस्ट स्टेप के लिए रेट किस पे, रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर यही है, तो सर K इंटू A इंटू B2, ये इसकी पावर 1, ये लिख सकता हूं। ए क्या है, इंटरमीडिएट, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा और इसीलिए मैंने वो ऊपर वाली कहानी लिखी थी, के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, A2 की पावर कितनी हो गई 1/2, और ये कितना है B2 की पावर 1, तो सर ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा K डैश, और ये क्या हो जाएगा A2 की पावर 1/2, B2 की पावर 1। सर कितना ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, हाफ प्लस 1, 3/2 या 1.5, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 1.5 बस। तो सर क्वेश्चंस देख लो, मैंने क्यों, क्योंकि मैकेनिज्म देख के हम क्या डिसाइड करते थे, मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा सर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तो स्लोएस्ट स्टेप से आप क्या निकालोगे, रेट, लेकिन स्लोएस्ट स्टेप से रेट निकालोगे, बीच में कौन आ गया, इंटरमीडिएट, तो उसको हटाना भी पड़ेगा, हटाएंगे कैसे, तो सर किसी ना किसी जगह तो इक्विलिब्रियम होगा ही ना, तो उसके हिसाब से निकाल दो। यहाँ फास्ट है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो बस कर लो अपने पास, उससे उसको रिप्लेस कर दो, उससे उसको रिप्लेस कर दो, पक्का सर हो जाएगा, इस तरह क्वेश्चंस हो जाएंगे सर। ये देख लो सुंदर सा एक क्वेश्चन, ये सुंदर सा एक क्वेश्चन, ये अपने पास, इसको अभी ईयर के ऊपर मत जाना कि ईयर कौन सा दिया गया है, क्या दिया गया है, आप ये देखो कि हाँ भाई कौन सी चीजें कैसे दिखाई जा रही है। रेट लॉ दिया गया है ए एंड बी के बीच में, सर रेट लॉ दिया गया है, सर क्या बोला जा रहा है, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर क्या हो जाएगी n, बी की पावर क्या हो जाएगी m। तुम्हें क्या बोला गया कि सर ए को मैं क्या करूंगा 2a कर दूंगा, और b को मैं क्या करूंगा b/2 कर दूंगा, ठीक है, तो सर a को 2a पुट करोगे, क्या बाहर आएगा 2 की पावर n बाहर आएगा, सर b के बदले b/2 पुट करोगे तो b/2 को कितना लिखूंगा सर 2 की पावर m बाहर आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस m आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस m आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस m आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस कर लो, क्यों, क्योंकि सर a को आपने डबल किया, तो डबल किया तो 2 की पावर n बाहर आएगा, इसको हाफ किया तो सर नीचे कितना आएगा 2 की पावर m बाहर आएगा, आंसर निकालते रहो। तो क्वेश्चंस देखो कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सर यहाँ पे अपने को। अब इस तरह क्वेश्चंस जब भी आपको मिल जाए, ये चीजें, इसको हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ईयर वाइज, क्योंकि फिर ना लोग उसको क्या करना शुरू कर देते कि अरे सर मैं तो इस साल, क्वेश्चंस आप ऐसे देखोगे ना, ये देखो आप क्वेश्चंस को देख लो कैसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन के हिसाब से सोच लो। सर ये रिएक्शन दी गई है, इसका रेट लॉ दिया गया है, रेट लॉ दिया गया है, क्या क्या बोल रहा है सर, रेट लॉ में क्या बोल रहा है KCl2 और H2S, यही लिखा गया है, मतलब सर कोई स्लोएस्ट स्टेप लो जिसमें Cl2 और H2S हो, इसका मैकेनिज्म सर Cl2 और H2S ये बताया जा रहा है। इस वाले में स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ये दो मैकेनिज्म दी गई है, दो मैकेनिज्म दी गई है ए और बी, दो मैकेनिज्म ए और बी दिया गया है। सर एक बात बताना, ए और बी में इसका रेट यहां से लिखोगे सर, स्लोएस्ट स्टेप से रेट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा K इंटू Cl2 और H2S, तो मतलब ये सर सही मैकेनिज्म है, ये वाला सर अपने पास सही मैकेनिज्म है, और ये वाले में क्या होगा HS माइनस पे आ जाएगा, इसलिए अपने को HS माइनस पे आ जाएगा। अच्छा इक्विलिब्रियम भी है, चलो चेक कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम है तो चेक भी कर लेते हैं, चलो देख लो सर इसके केस में रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट किसके इक्वल आ जाएगा, इसके केस में रेट किसके इक्वल आ जाएगा Cl2 और HS माइनस के इक्वल आ जाएगा,
ठीक है। अब किसने बोला सर एच एस माइनस हटा दीजिए, एच एस माइनस कैसे हटाऊंगा, चलो भाई देखो एच एस माइनस कैसे हटाऊंगा। इस वाले स्टेप में इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो सर के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, नहीं हट नहीं पाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा H प्लस, और H प्लस के बाद H2S, यही होगा। तो सर एच एस माइनस किसके इक्वल हो गया, एच एस माइनस के बारे में बात करूंगा तो ये के इक्विलिब्रियम होगा, H2S होगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, H प्लस आ गया। नहीं सर नहीं हट पाएगा, आप डाल के देख लो, अभी भी H प्लस, H प्लस तो रहेगा ही रहेगा, तो H प्लस अपने पास रहेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि रेट अपने पास ये वाला इसके हिसाब से, तो इसका करेक्ट मैकेनिज्म कौन सा होगा, इसका करेक्ट मैकेनिज्म कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो करेक्ट मैकेनिज्म कौन सा होगा, ए ओनली, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट मैकेनिज्म कौन सा है, ए ओनली। पक्का, तो रेट एक्सप्रेशन देख लो उसके हिसाब से निकालते रहो। पक्का सर, अब लास्ट क्वेश्चंस में से एक कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने पास, कौन सा सर, अगर हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पे डबल हो रहा है तो 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। सर पहले 10 डिग्री सेल्सियस में के है तो के कितना हो गया 2k। सर अगले 10 डिग्री सेल्सियस में इसका डबल, तो मतलब 2 की पावर, सॉरी मतलब 4k हो जाएगा। अगले 10 डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो इसका डबल मतलब 8k हो जाएगा। सर इसके अगले 10 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे कितना हो जाएगा, 16k हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया, 10 डिग्री, तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32k हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 32 टाइम्स, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, सो टोटल कितना, 50 डिग्री सेल्सियस कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा रहे होंगे। पक्का, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। सर नेक्स्ट देख लो अपने पास, अब हम लोगों की कहानी में, अब हम लोगों की कहानी अपने पास केमिकल काइनेटिक्स की फिनिश हो रखी है। केमिकल काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चंस थ्योरी से लेके हर एक चीज आज हमने डील कर ली है, हर एक चीजें हमने कर ली हैं। तो ट्राई करो सर ये चैप्टर ना, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन 20 के करीब क्वेश्चंस मैं लेके आया था और प्लस रिवीजन कराए। सर सारा कुछ आज अपने पास खत्म करो। थोड़ा हो सकता है किसी को ज्यादा या किसी को कम लग रहा हो, भाई टेंशन मत ले, क्वेश्चंस जितने कराए गए, जितने न्यूमेरिकल्स कराए गए, जितने फॉर्मूलाज बताए गए, इससे बाहर नहीं आएगा। बस अब तेरे ऊपर है भाई कि जितनी बार उसको रिपीट करना है, जितनी बार उसको रिपीट करना है, उतनी बार उसको रिपीट कर करके देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, सो दैट कि आप ना चीजों को रिलेट कर पाओगे। हाँ यार मुझे ये चीजें ना आती हैं, मैं ऐसे ऐसे चीजें सीख सकता हूं। क्योंकि सीखना अभी के टाइम पे लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम पे आपका लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचोगे कि नहीं सर मैं सारे क्वेश्चन अभी कर लूं, सर कुछ लोग होते हैं ना सर मुझे ना क्वेश्चन नहीं होते। अरे भाई क्वेश्चन नहीं होते तो क्वेश्चन देखो, दो चीजें होती है सीखने वाले के लिए, दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन, या तो आपको आते हैं तब तो अच्छी बात है, आपका नॉलेज चेक करके चला गया, या फिर आपको नॉलेज दे के चला जाता है। आप क्वेश्चन को ना कभी भी ऐसे अपने ईगो से क्यों ले लेते हो। अरे हाँ वो तब लो जब एग्जाम पास में आ रहा हो और आपने सारा सिलेबस कर लिया हो, आपने 100% अपना दिया हो। अदरवाइज जिस बंदे ने 100% नहीं दिया है ना, वो बच्चा भी लास्ट तक क्या करता है, क्वेश्चन से सीख लेता है। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन से सीख लेते हैं। कैसे, अरे सर एक बात बताओ, जब मुझे पता है कि यार ये कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन मैं बार बोलता हूं, एक लाइन होती है कि भाई, एक लाइन होती है कि ठोकरें इंसान को गिरा नहीं सकती, ठोकरें इंसान को गिरा नहीं सकती, ठोकरें इंसान को गिरा नहीं सकती, मेहनत कभी हरा नहीं सकती। और अगर आप में जिद है, अगर आप में जिद है तो सर, अगर आप में जिद है ना तो आपकी मेहनत जो है ना कभी आपको, सॉरी मैं कुछ और बोलना शुरू हो गया, चलो फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, कि ठोकरें, ठोकरें आपको कभी हरा नहीं सकती, सॉरी क्या हो रहा है, ठोकरें कभी आपको गिरा नहीं सकती, ठोकरें कभी आपको गिरा नहीं सकती, ठोकरें कभी आपको गिरा नहीं सकती, मेहनत कभी हरा नहीं सकती। अगर आप में जिद है, अगर आप में जिद है तो सर हार भी आपको हरा नहीं सकती, अगर आप में जिद है तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। मतलब क्योंकि सर क्वेश्चन ना दो टाइप के होते हैं, या तो आपको आपके नॉलेज को चेक करके चला जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार मुझसे हो गया, या फिर क्वेश्चन से आप सीख सकते हो, क्वेश्चन से आप ना सीख सकते हो, आप पीछे लाके सीख सकते हो कि हाँ यार ये अच्छा, यार सर ने ये कॉन्सेप्ट बताया था, अच्छा मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, लिंक नहीं स्टैब्लिश किया। क्योंकि सर देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, चैप्टर्स का लिंक है। आप देखोगे ना सर इस चैप्टर के शुरुआत के लेके लास्ट का सब मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, हर एक जगह कोई भी क्वेश्चन आ रहा था, तो आप हर एक जगह मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ट्राई करो कि हाँ सर ये क्वेश्चंस खत्म करें, ट्राई करो कि क्वेश्चन से सीखे। बार बार बोला ना कि सर आपको कभी भी मेहनत कभी हरा नहीं सकती है सर, अगर आप मेहनत करोगे कभी हारोगे नहीं। क्वेश्चन से सीखो, डिमोटिवेशन ये वर्ड ये सब सोचो ही मत, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। कोई सोच ले कि यार अब कोई सोच ले कि यार ये तो धोनी बेकार प्लेयर है, विराट कोहली, सोचने को सोच सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो किसी को कोई गलत करना, गाली देना, किसी को कोई गाली दे सकता है। आज के सोशल मीडिया के टाइम पे तो कोई किसी को बोल सकता है, मैं यहाँ से खड़े खड़े किसी को भी गाली दे सकता हूँ कि ये बेकार है वो बेकार है, लेकिन यार मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं चीजें सीखने की कोशिश, मैं मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में कौन मेरे लिए कौन बढ़ क्या बन के आएगा। हो सकता है मेरी लाइफ को कोई चेंज करके जाए, कोई लाइफ हो सकता है किसी की लाइफ यहाँ से इस बैच से बहुत सारी लाइफ चेंज हो जाए।
कि सर ठीक है हम अभी तक बर्बाद हो रहे थे, कोई बात नहीं, अब यहाँ से शुरू करते। सर हमारा विजन अलग, सर का विजन आप पकड़िए और उसके ऊपर चलते चलिए। रही बात 11th की सिलेबस कंप्लीशन की, टाइमली सिलेबस कंप्लीट होगा, इसकी टेंशन मत लो। आप ये देखो कि 2 चैप्टर खत्म हुए में साथ साथ में 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके करके देखो, आपके हो रहे हैं, समझ जाना सही चल रही है पढ़ाई। अगर आपको सर नहीं हो रहे तो थोड़ा सा रिवाइज करो, फिर देखो कॉन्सेप्ट कोई नहीं आ रहा या किस तरह की चीजें हो रही हैं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो पक्का। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ, पक्का। चल तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।